नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को उलटकर उसे रद्द करके ट्रंप को बहुत बड़ा झटका दिया है। बल्कि यूं कहना चाहिए कि उसने ट्रंप को बीच मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है। मझधार में लाकर इसलिए खड़ा कर दिया है कि अब डोनाल्ड ट्रंप क्या करें क्या न करें, इस समस्या में फंस गए हैं, इस भंवर में फंस गए हैं। दिक्कत यह है कि उनकी जो पूरी राजनीति थी वो टैरिफ केंद्रित थी, यानी दुनिया भर पर टैरिफ लगाओ। टैरिफ का उन्होंने वेपनाइजेशन कर लिया था, उसको अस्त्र शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, दुनिया भर को डरा धमका रहे थे और उसके आधार पर अमेरिका के मतदाताओं को, अपने सपोर्टर्स को ये भरोसा दिलवा रहे थे कि इस टैरिफ के अस्त्र को, ब्रह्मास्त्र को चलाकर मैं अमेरिका को आमूल चूल बदल दूंगा, उसका काया पलट कर दूंगा। दुनिया भर की कंपनियां आकर वहां पैसा लगाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगा, ढेर सारे जॉब्स आएंगे और जो दुनिया भर के देश अभी कम टैरिफ से अमेरिका को निर्यात कर रहे थे, उनसे अमेरिका जमकर टैरिफ वसूलेगा। तो ये एक बड़ा उनका पूरा राजनीतिक प्लैंक जो था वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ध्वस्त कर दिया है। एक तरह से उनकी पूरी राजनीति को स्वाहा कर दिया है। अब उनके पास राजनीतिक विकल्प बहुत कम बचे हैं। इस पूरे केस का मतलब, इस पूरे फैसले का मतलब ट्रंप के लिए ये है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि ध्वस्त होती है, क्योंकि दुनिया भर में उन्होंने अपनी इन टैरिफ की वजह से ही एक छवि बनाई थी और वो टैरिफ अगर नाकारा हो गए हैं, बेअसर हो गए हैं, तो जिन देशों पर वो धौंस धमकी दिखा रहे थे, अब वो देश भी सिर उठाकर खड़े हो सकते हैं, लड़ने की मुद्रा में आ सकते हैं, जवाब दे सकते हैं और अभी तक की जितनी भी टैरिफ डील्स हैं उनको चुनौती दे सकते हैं, उनको न मानने की बात कर सकते हैं, टाल मटोल कर सकते हैं। तो दुनिया भर के दो देशों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुल गया है अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले से और उसने डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक रास्ता बंद कर दिया है। ये रास्ता बंद होने से जाहिर है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में डोनाल्ड ट्रंप जिस लीवरेज का इस्तेमाल करके अपने को महान बनाने की कोशिश कर रहे थे, अपने को परम शक्तिशाली साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वही हथियार बेकार हो गया है। अब उसका कोई प्रभाव नहीं रह गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप का ये हुआ है और घरेलू स्तर पर जैसा मैंने कहा कि जितने भी वादे इरादे वो अमेरिकी जनता से कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि उनके बूते वो अमेरिका के एक ऐसे राष्ट्रपति बन जाएंगे जिनको अमेरिका बरसों बरस तक याद रखेगा, वो अमेरिका की काया पलट कर देंगे, आमूल चूल परिवर्तन उसमें कर देंगे और एक तरह से ये अमेरिका का नया युग शुरू होगा। जैसा कि कंगना रनौत ने भारत में कहा था 2014 में देश को आज़ादी मिली है, वैसे ही ट्रंप ने भी 2024 को घोषित किया था कि, माफ़ कीजिएगा, 2025 को, कि अमेरिका का एक नया युग शुरू हो गया है। तो अमेरिका का नया युग शुरू करके अमेरिका को बदलाव की तरफ ले जाने के चक्कर में उन्होंने अपनी नाव बीच भंवर में फंसा ली है। उन्हें इस बात का एहसास था, अंदाज़ा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला टैरिफ का फंस सकता है, क्योंकि वो अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल कर रहे थे। राष्ट्रपति को इमरजेंसी वो है, अधिकार हैं, आपातकालीन अधिकार हैं जिनका इस्तेमाल करके वो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये जो टैरिफ का मसला है, जो ग्लोबल स्वीपिंग टैरिफ का मसला है, ये कांग्रेस की अनुमति के बिना ये लगाना राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात थी। तो कांग्रेस के सामने उनकी फजीहत हो गई है। अब इसको देखिए कि घरेलू राजनीति में अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये स्थिति बन गई है जहां पर अब उनके अपने सपोर्टर उन पर भरोसा करना, उनका भरोसा कम हो जाएगा कि ये सपने तो कुछ और दिखा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको धर दबोचा है, तो अब ये तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर
हालांकि उनके समर्थक और कह रहे हैं कि वो दूसरे जो तरीके हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कुछ वैकल्पिक कानूनी अधिकार हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेक्शन 232 है जो राष्ट्रीय सुरक्षा टैरिफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाले से कुछ टैरिफ लगा सकते हैं। सेक्शन 301 है जिसमें अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ टैरिफ लगाए जा सकते हैं जो चीन के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। सेक्शन 122 है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स टैरिफ 150 दिनों के लिए उस पर 15% टैरिफ लगा सकते हैं। इसी तरह से सेक्शन 338 है, अमेरिका के खिलाफ भेदभाव करने वाले देशों पर टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये कुछ है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना ट्रंप के राष्ट्रपति के अधिकारों के तहत, जिसे वो अपना अधिकार मान रहे थे, उसके तहत धड़ल्ले से जो कर रहे थे वो इसमें बंध जाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया भी लंबी चलती है और इसमें कांग्रेस के प्रति आपकी जवाबदेही बढ़ जाती है। आप कुछ भी करेंगे, या तो जिन पर आप टैरिफ लगाएंगे वो चैलेंज कर सकते हैं, या कांग्रेस में भी इसको चैलेंज किया जा सकता है। तो अब कम से कम जो आर्थिक नीति ट्रंप की जिसको झटका लगा है और जिसकी वजह से उनकी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो लड़खड़ा गई है, धरधरा के भरभरा के गिरने लगी है, उसको कैसे संभाले, ये एक बड़ी चुनौती होगी। इस तरह के छोटे मोटे उपायों से वो संभलने वाली नहीं है और इसके बहुत बड़े असर होने वाले हैं। सबसे बड़ा असर तो यही है कि रिपब्लिकन पार्टी अब पूरी उनके साथ नहीं होगी, वो और विभाजित हो जाएगी। रिपब्लिकन पार्टी का एक धड़ा है जो पहले से ही उनका विरोध कर रहा है, जिसमें जॉन कर्टिस और चक ग्रासली ने इस फैसले को चेक एंड बैलेंसेस की जीत बताई है, यानी ट्रंप के विरोध में बातें की हैं। जब ट्रंप समर्थक जब कह रहे हैं, जैसे बर्नी मोरेनो कह रहे हैं कि ये फैसला अपमानजनक है, उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने उसके उलट कहा है, इसे पूर्व उपराष्ट्रपति ने कहा है ये पावर सेपरेशन की जीत है। तो ये रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ही कशमकश शुरू हो गई है और अगर कशमकश शुरू हो गई तो कांग्रेस में उनके लिए फजीहत के 10 मौके आ सकते हैं जब ट्रंप के द्वारा लाए गए बिल या कुछ ऐसे कदम हैं उन पर रोक लग सकती है। कांग्रेस के अंदर अभी भी उनकी फजीहत हुई थी एप्स्टीन फाइल्स के मामले में, जब कांग्रेस ने कहा था नहीं इनको जारी करना पड़ेगा और उनको जारी करना पड़ रहा है। अब ये दूसरी चीज़ें भी फंसने लगेंगी तो रिपब्लिकन पार्टी बढ़ जाएगी, मागा बेस में उनके खिलाफ माहौल बन जाएगा या उनको जैसा सपोर्ट मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। घरेलू राजनीति में उनका प्रभाव घटेगा। जो संघीय बजट है उसमें से 175 बिलियन डॉलर का असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जो टैरिफ वसूले थे इस बीच में वो रिफंड करने पड़ सकते हैं और उसका असर बजट पर भी पड़ सकता है। तो ये चौतरफा हमला हुआ है, ये एक तरफा नहीं है। ट्रंप पर चौतरफा हमला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से और इसको संभालना ट्रंप के लिए बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे समय में यही वो समय होता है, वही क्राइसिस का, संकट का समय होता है जब ट्रंप जैसे नेता एक तानाशाह की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वैसे भी कर रहे थे, वैसे भी निरंकुश होकर काम कर रहे थे, लेकिन अब जब उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही खतरे में पड़ रही है, उनकी पूरी इमेज ही ध्वस्त हो रही है, तब ऐसी सूरत में जो नेता होता है वो अपने अधिकारों का और बड़ा दुरुपयोग करने के प्रति प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि अहंकार उसके स्वभाव में है। इस अहंकार के चलते और अब राजनीति पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए वो कुछ ऐसे उपाय करता है जिससे जनता का ध्यान भी बटे और उसकी जो हार है वो एक जीत के रूप में दिखने लगे। तो वो जो आर्थिक उपाय हैं उनसे तो बहुत कुछ होना जाना नहीं है। इस सूरत में होता अक्सर ये है कि जो नेता होता है वो युद्ध की तरफ बढ़ता है, कुछ ऐसे काम करता है जिससे जनता के बीच में उसकी छवि एक शक्तिशाली नेता के रूप में दिखे। जैसे अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उन्होंने एब्डक्ट कर लिया, अपहरण करके ले गए, वेनेजुएला पर लगभग कब्जा कर लिया। हालांकि अब
मौका आएगा जब ये भी चैलेंज होगा और इसमें भी फंसेंगे ट्रंप। लेकिन अब दूसरी चीज़ें भी होंगी। अब हो सकता है कि ट्रंप इस सब से ध्यान बटाने के लिए, एक तरफ एप्स्टीन फाइल्स है, दूसरी तरफ ये हो गया, तो हो सकता है कि ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की मुहिम छेड़ दें, दबाव बढ़ा दें डेनमार्क पर, यूरोप पर, और कुछ सेना भेज दें। टकराव की ऐसी स्थिति निर्मित होने लगे कि सारा ध्यान अमेरिकी जनता का इस तरफ हो जाए। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि ईरान पर हमला बोल दिया जाए। ईरान पर हमले की पूरी तैयारी चल ही रही है। इस समय अभी तक का सबसे बड़ा अमेरिकी सेना का बिल्डअप तैयार हो चुका है पूरे मध्य पूर्व के क्षेत्र में। उसके जहाजी बेड़े पहुंच चुके हैं, तमाम जो फाइटर जेट्स हैं वो तैनात हो गए हैं, पूरा अमेरिकन सिस्टम वहां पर एक्टिवेट हो गया है और वो पूरी तैयारी के साथ किसी भी क्षण ईरान पर हमले के लिए तैयार है। और ईरान पर हमले के लिए वो बहाने बहुत तरीके से पहले से बनाता आ रहा है। बहाना फिर है, हालांकि बातचीत चल रही है, दोनों के बीच में बातचीत हो रही है, लेकिन बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है। और इस समय चूंकि ट्रंप डेस्परेट हैं, इस सब की वजह से, टैरिफ पॉलिसी के ध्वस्त होने से, एप्स्टीन फाइल्स की वजह से, रोज रोज जो लानतें भेजी जा रही हैं उनको, उसकी वजह से, इसलिए हो सकता है कि वो ये बहाना करें कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है और इस आधार पर वो हमला कर दें। लेकिन ये एक बहुत ख़तरनाक फैसला भी होगा ट्रंप के लिए, ये आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान जिस शक्तिशाली देश है और वो अगर वार को थोड़ा लंबा खींचता है और उसको फैला देता है पूरे मध्य पूर्व में, तो अमेरिका फंस सकता है और अमेरिका के जो एलाइज हैं वही उसके खिलाफ हो सकते हैं। पहले भी जब अमेरिका युद्ध करने जा रहा था तो उसके एलाइज जो हैं, कतर हैं या सऊदी अरेबिया, इन कई देशों ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप को समझाया था कि युद्ध मत कीजिए, इसमें हमारे भी हाथ जल सकते हैं, और तब रुके थे। अब क्या दोबारा जब वो खुद फंस गए हैं, उससे निकलने के लिए ईरान पर हमला करेंगे? और ऐसी सूरत में अगर वो ईरान पर हमला करने जाते हैं तो क्या यूरोपीय देश उनकी मदद करेंगे? क्योंकि कीर स्टारमर ने कह दिया कि ब्रिटेन में हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हमारे अड्डे का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो ब्रिटेन ने तो इस मामले में पहल कर भी दी है। अगर दूसरे देश भी इससे इनकार करते हैं तब क्या होगा? लेकिन इस सब के बावजूद अगर ट्रंप अपने को थोपने पर आमादा हो जाए, हमला करने को पर आमादा हो जाए, इजराइल को साथ लेकर हमला कर ही बैठें, तो कोई भरोसा नहीं है, वो कर सकते हैं। और मजबूरी में जो नाटो देश हैं, जो मध्य पूर्व के उसके एलाइज हैं, उसके साथ आ भी सकते हैं। इसलिए ट्रंप इस मौके का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं क्यूबा में भी वो वेनेजुएला की तरह दोहराना चाहते हैं। क्यूबा में वो खेल कर सकते हैं। मैक्सिको, कोलंबिया, कहीं भी वो इस तरह से कोई ऐसा कांड करके अमेरिकी जनता का ध्यान बटाने की कोशिश कर सकते हैं और अपने आप को फिर से हीरो बनाने के लिए ये कोशिश कर सकते हैं। ये एक चरित्र होता है, एक मनोविज्ञान होता है इस तरह के नेताओं का, जो कि अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल किस्म का नेता मानते हैं, जो मानते हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट और उनके जैसी बुद्धि किसी के पास है ही नहीं, और उसके चलते वो मनमानी करते हैं और उनके पास चापलूसों का एक घेरा बना हुआ है जो लगातार उनको इस तरह की चीज़ों में समर्थन देकर उन्हें और उकसाते भी रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप को कोई अगला चुनाव तो लड़ना नहीं है, तो अगला चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन ये जो पूरा कार्यकाल है, अभी 3 साल बचे हुए हैं, उसको ठीक ठाक ढंग से वो निपटाना चाहते हैं। और वो जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं किया तो जो नवंबर में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसमें बहुत उल्टा असर होगा। उसमें बहुत संभव है कि रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस में अपना बहुमत गंवा दे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ट्रंप के लिए बाकी का पूरा कार्यकाल बेकार है, क्योंकि फिर कांग्रेस उनको कोई काम नहीं करने देगी। वो अपनी जगह पर है, उनके खिलाफ महाअभियोग आना तय है। ये ट्रंप खुद ये आशंका जाहिर कर चुके हैं और इसके पूरे कारण मौजूद हैं। कई ऐसी वजह हैं जिनकी वजह से उनके खिलाफ
महाअभियोग अपोजिशन ला सकता है और महाअभियोग पास भी करा सकता है। ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। वो बहुत बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। वो एक फुटबॉल की तरह हो जाएंगे जिनको हर कोई लतियाता रहेगा। तो ये ट्रंप के लिए अब जीने मरने का प्रश्न बन गया है कि इस पूरे झंझावात से, इस पूरे चक्रवात से, तूफान से वो अपनी कश्ती को कैसे निकालें। उनके पास रास्ते क्या हैं। वो सरेंडर करेंगे तो भी ख़त्म है। वो अगर बीच का रास्ता लेंगे कि संभालने की कोशिश करते हैं तो वो रास्ते बचे नहीं हैं। एक अतिवादी रास्ता ही बचा है जो हो सकता है कि बचा भी दे और डुबा भी दे, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि ये अमेरिका बहुत सारे हमले करके भुगत चुका है कि उसके परिणाम उसके लिए बहुत घातक भी साबित हुए हैं। चाहे इराक का मामला हो, चाहे अफ़गानिस्तान का मामला हो, चाहे उसके पहले वियतनाम का मामला हो, हर जगह वो नाकाम रहा। और ध्यान रखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये वादा करके सत्ता में आए थे कि वो अपनी फ़ौज को बाहर नहीं भेजेंगे। वो बाहर लड़ाइयाँ लड़ने का विरोध करते हुए चुनाव जीत कर आए थे। और अगर वो सत्ता में आकर 2-3 हरकतें वो कर ही चुके हैं। ईरान पर भी हमला कर चुके हैं और वेनेजुएला पर तो उन्होंने जो कार्रवाई की सब जानते ही हैं। तो वो उनके पूरे घोषित वादे के खिलाफ होगा और उससे अमेरिका में और उनके प्रति गुस्सा बढ़ सकता है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरह से फंस गए। इससे निकलने के उनके पास रास्ते बहुत कम हैं। और ऐसे में जो फितरती आदमी होता है, अहंकारी आदमी होता है, दिमाग से गर्म मिजाज होता है, वो कुछ भी कर बैठता है। वो किसी पर भी हमला कर सकता है, किसी तरह से भी कोई ऐसी हरकत कर बैठ सकता है जो उसे लगे कि उससे उसकी राजनीति संभल सकती है, बेशक संभले या ना संभले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।